आइए बच्चों, अब हम एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वर्गीकृत पेपर या फिर ग्राफ पेपर से। ये एक आयत है जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी तरह घिरे हुए वर्ग कितने हैं? 24। तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ? वे हुआ 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब जरा हम कुछ और आयत लेकर इसकी पुष्टि करते हैं। हम एक आयत लेते हैं जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह घिरे हुए वर्ग 35 हैं, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 35 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक और आयत लेते हैं। ये है आयत जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? जितने इसके अंदर वर्ग हैं, यानी कि 15। तो इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, जब आप इन सब को एक सारणी में लगाएंगे तो आपको यहाँ से कुछ निष्कर्ष पता चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल 24 है वो 6 और 4 का गुणनफल है, 35 7 और 5 का, 15 5 और 3 का। यानी यदि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ले सकते हैं। आप कुछ और आयत लेकर भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हम वर्ग के लिए भी कोई सूत्र पता कर सकते हैं? आइए देखते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लें और इसे वर्गीकृत पेपर या ग्राफ पेपर पर रखें। क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्ग के अंदर कितने पूरे घिरे हुए वर्ग हैं? वे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ? 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम एक भिन्न वर्ग लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? आप देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, लेकिन आपको पता ही है कि 16 जो है वो 4 गुना 4 होता है, 9 3 गुना 3 होता है। क्या हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होगा? आइए एक और उदाहरण लेकर इसकी पुष्टि करें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लें वर्गीकृत कागज पर। इसके अंदर कितने पूरे घिरे हुए वर्ग हैं? इसके अंदर है 25 वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ 25 वर्ग सेंटीमीटर। और भुजा गुना भुजा कितना है? वे भी 5 गुना 5 यानी कि 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। आइए इनकी मदद से एक प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा आयताकार भूखंड है जिसकी ये लंबाई दे रखी है और ये चौड़ाई है। हमने इस पर टाइल लगानी है। टाइल इसके अंदर ही लगेंगी कुछ इस तरह से, यानी कि हमने इसके क्षेत्रफल की बात करनी है। इसका क्षेत्रफल जो है वो टाइलों के क्षेत्रफल से पूरा ढका होना चाहिए और हमें इसका व्यय ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल जगह कितनी है जहाँ पे हमने टाइलें लगानी है। हमें पता है कि आयत के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी है 500 मीटर, इसको गुना करेंगे 200 मीटर से। तो बच्चों 5 दूनी 10 और कितने शून्य हो गए हमारे पास? 4 शून्य और हो गए। मीटर गुना मीटर यानी के वर्ग मीटर। तो हमारे पास आ गया 1,00,000 वर्ग मीटर जो है हम उसे टाइलों से ढकेंगे।
हमारे जो व्यय है, जो खर्चा है, उसे दिया हुआ है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर के लिए। तो 100 वर्ग मीटर का खर्चा जो है या व्यय जो है वो है 8 रुपये। 1 लाख के लिए अगर निकालना हो तो 1 लाख हुआ 100 गुना 1000, यानी कि हमें इधर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चों कितना उत्तर आया आपका? 8 गुना 1000 यानी 8000 रुपये। तो कुल व्यय कितना हुआ? 8000 रुपये। तो आइए बच्चों ये प्रश्न देखते हैं। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को इस फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं है। तो बच्चों ये तो गलीचा है, तो कहां पर गलीचा नहीं है? यहां पर। लेकिन ये हिस्सा ना तो आयत है ना ही वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इस तरह से कि पहले हम पूरे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो कि एक आयत के रूप में है, और फिर उसमें से घटा देंगे इस गलीचे का क्षेत्रफल जो कि एक वर्गाकार है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। कितनी लंबाई दे रखी है आपको? 5 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो हमारे पास आया 20 वर्ग मीटर। अब जरा देखते हैं गलीचे के बारे में। गलीचा जो है वो वर्गाकार है, तो गलीचे का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा। और कितनी भुजा है इस गलीचे की? इस गलीचे की भुजा है 3 मीटर। तो 3 मीटर गुणा 3 मीटर यानी कि 9 वर्ग मीटर। लेकिन बच्चों हमें तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इस गलीचे से ढका नहीं है, तो हम घटाएंगे इसे। तो हम कह सकते हैं कि उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर गलीचा नहीं बिछा हुआ वह है 20 वर्ग मीटर में से घटाएंगे 9 वर्ग मीटर। तो कितना आया बच्चों? 11 वर्ग मीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। तो बच्चों आइए देखते हैं एक और प्रश्न। 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आयताकार भूखंड हमने दर्शाया है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, और इसके अंदर 5 क्यारियां बनी हैं जो कि वर्गाकार हैं और इनकी भुजा क्या है? 1 मीटर। हमने ज्ञात करना है कि भूखंड का शेष जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी कि इन क्यारियों के अलावा कितना क्षेत्रफल बचा। तो बच्चों आपका ये जो शेष क्षेत्रफल है ये किसी आकृति में तो नहीं आता, ना ये आयत है ना ये वर्ग है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? हम पहले पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इन 5 वर्गाकार क्यारियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भूखंड का क्षेत्रफल है, क्योंकि वो एक आयत के रूप में है, तो उसके लिए सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई जो है 5 मीटर, चौड़ाई जो है 4 मीटर। तो कितना हुआ? 20 वर्ग मीटर। एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना है? एक क्यारी का क्षेत्रफल, क्योंकि वो वर्गाकार है, वो होगा भुजा गुना भुजा, यानी कि 1 मीटर गुना 1 मीटर। एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा? एक क्यारी का क्षेत्रफल, क्योंकि वो एक वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा,
यानी कि 1 मीटर गुना 1 मीटर कितना हुआ? 1 वर्ग मीटर। तो 5 क्यारियों का कितना होगा बच्चों? 5 क्यारियों का क्षेत्रफल होगा 5 गुना 1, यानी कि 5 वर्ग मीटर। तो अब हमें शेष भाग का, शेष भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वह होगा पूरे आयत का क्षेत्रफल, उसमें से हम घटाएंगे 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आया 15 वर्ग मीटर। तो बच्चों ये था कक्षा 6ठी का 10वां अध्याय क्षेत्रमिति।